नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिस्सा होगा। खाड़ी के समंदर में महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। जिस ईरान को अमेरिका कमजोर समझ रहा था, उसी ईरान ने अमेरिकी सेना की नाक में दम करके रख दिया है। खाड़ी से आ रही अमेरिकी सैनिकों की लाशों और तबाह होते युद्धपोतों ने डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है और हार के खौफ ने ट्रंप को इतना बौखला दिया है कि अब वो सीधे रूस और चीन को खुली धमकी देने पर उतर आए हैं। जरा सोचिए, अगर रूस की विनाशकारी परमाणु मिसाइलें और चीन की अजेय हाइपरसोनिक ताकत सीधे जंग में कूद गई तो अमेरिका का क्या हश्र होगा। खाड़ी की ये जंग फिर से मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह जाएगी। यह सीधे वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग के बीच आर पार की जंग बन जाएगी। अमेरिका का घमंड जो है वो पल भर में चूर चूर हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से कई देश हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है आपको वो बताती हूं। उन्होंने कहा है कि जंग में ईरान को नहीं हरा पाने पर ट्रंप बौखलाए हुए हैं। लगता है कि ईरान युद्ध में चीन, रूस शामिल हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा मानना है कि ईरान युद्ध में चीन और रूस शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और चीन को धमकी भी दे दी। चीन रूस ने युद्ध में दखल दिया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पहले वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि वो शामिल है, लेकिन अगर वो शामिल हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और युद्ध में ईरान की किसी तरह की मदद की गई तो अच्छा नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। लेकिन दुनिया पूछ रही है कि ट्रंप ये धमकी है या आपकी नाकामी का डर है। जो अमेरिका अकेले ईरान के सामने बेबस नजर आ रहा है, वो रूस और चीन की जुगलबंदी का सामना आखिरकार कैसे करेगा। क्या ट्रंप का यह अहंकार पूरी इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने जैसा नहीं है? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। रूस चीन को धमकाए, खाड़ी जंग से ट्रंप बौखलाए। जंग का होगा विस्तार, यूएस से रूस चीन करेंगे वॉर। ईरान के साथ पुतिन जिनपिंग मुस्तबा को बनाएंगे क्या? ईरान का संदेश, टारगेट अमेरिका के परमाणु बेस। ईरान के आगे अमेरिका बेबस, सुपर पावर को पहुंचा ठेस। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध से बौखलाए ट्रंप रूस और चीन को खुलेआम धमकी देकर के पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? कौन कौन से मेहमान चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, मौलाना नाजिम अशरफी, ईरान मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भरत भरई, भू राजनैतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत जी, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि अमेरिका ये क्या नया पैतरा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या हुआ? अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि चीन आएगा, चीन आएगा, आने से पहले ही धमकियां शुरू हो गई। देखो, मेरा ख्याल ऐसा है कि ये राष्ट्रपति ट्रंप अपने बोलने में संयम नहीं रखते हैं और धमकी देते हैं, मैं रूस को ये करूंगा, चीन को ये करूंगा, वो करूंगा। तो उससे ज़्यादा कोई वैल्यू इसकी नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन मैं ये भी पढ़ता हूँ कि एंटी यूएसए या एंटी ट्रंप प्रोपेगेंडा भारतीय चैनलों में बहुत हो रहा है। ये जो मामला हो रहा है मिडल ईस्ट में, उसकी अमेरिका की इकोनॉमी पर या अमेरिका के ओवरऑल स्टेचर पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ गैसोलीन की प्राइस $1 बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है पेट्रोलियम में, अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है नेचुरल गैस में। एक बार ट्रंप ने बोला था, वो जो सही था, कि अमेरिका को मिडल ईस्ट का न गैस चाहिए, न ऑयल चाहिए, न कुछ चाहिए। लेकिन वो 6 देशों से जो खाड़ी के हैं,
उसके साथ अमेरिका की संधि है, सुरक्षा करार है। तो अपना सुरक्षा करार, अपना दायित्व निभाने के लिए, खाड़ी के देशों को मदद करने के लिए अमेरिका वहां जुड़ा है। ये भी बारंबार मैं सुनता हूं कि अमेरिका को ये किया वो किया। हाँ, बात सही है कि ईरान भी काफ़ी लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपनी 5% भी लश्करी क्षमता वहाँ नहीं करी है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ भी कांग्रेसमैन, सेनेटर और जो फ्री प्रेस हैं, लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई देखो, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन मत करो, सिविलियन जगह पर बमबारी मत करो। हाँ, जब मिलिट्री वाले काम करते हैं तो कभी इंटेलिजेंस रॉन्ग होती है, या तो जो शस्त्र होते हैं, आप सोचते हैं कि हम आईआरजीसी के बेस पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाजू में लड़कियों की स्कूल है तो करीब 170 बच्चे मर गए। हम सबको उसका खेद है, लेकिन ये तो लड़ाई में कोलैटरल डैमेज हमेशा होता है, हाउएवर रिग्रेटेबल इट माइट बी। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी भावेश में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उनके इन बयानों से मार्केट पर क्या कुछ असर पड़ता है। भारत की तरफ से कोई एजेंडा नहीं चलाया जा रहा है सर, भारत वही खबरें दिखा रहा है जो वहां से आती हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी, ये कई बार हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते सुबह कुछ और है, लंच तक डिनर तक उनका टाइम टेबल फिर बदल जाता है और भाषण भी बदल जाते हैं। लेकिन इस बार अगर चीन और रशिया के लिए वो कुछ कह रहे हैं तो ना चीन उसे हल्के में लेने वाला है और ना ही रशिया उसे हल्के में लेने वाला है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए मीनाक्षी जी, पीट हेगसेथ, मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप तीनों ही अलग अलग बयान देते हैं। कांग्रेस में ये पीट हेगसेथ ने बताया था कि चाइना और रशिया ईरान की अलग अलग स्तरों पे मदद कर रहे हैं। अलग अलग स्तर को हम ये भी मान सकते हैं कि चाहे वो उनसे तेल खरीद रहे हैं, या उनको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या उनको हथियारों की बैटरी दे रहे हैं। जैसे HQ-9 की बैटरीज चाइना ने उनको सप्लाई की हैं, रशिया से उन्होंने S-400 खरीदा है। और इसके अलावा देखिए, जब यही चीज मार्को रूबियो से पूछी जाती है तो वो कहते हैं किसने कहा। दूसरा, जैसा आपने शुरू में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि शायद वो मदद कर रहे हैं या शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये दो स्तरों पे देखिए इस चीज को हम समझ सकते हैं। पहली बात, कुछ बयान हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी लगते हैं, कुछ बयान है डोनाल्ड ट्रंप आशा जता रहे हैं। क्योंकि जब मई 15 को डोनाल्ड ट्रंप गए थे बीजिंग में, तो उनका जितना ल्यूकवार्म स्वागत हुआ था, उससे दिख रहा था कि चाइना जो है वो बहुत तवज्जो नहीं दे रहा है। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक्स की बात आती है, और चाइना जो है बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, वो सीधे नहीं दिखाता है कि हम एंगेज्ड हैं, वो पीछे से जरूर हेल्प करता है। और देखिए, जब ये चीजें यूएनएससी में जाती हैं ईरान को लेके, तब वो हर चीज को वीटो कर देते हैं, रशिया और चाइना मिलके। यहाँ तक कि उस लेवल पे ये खेल रहे हैं। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया और ईरान कैस्पियन सी के थ्रू डायरेक्टली मिले हुए हैं, और इनको जो रास्ता है इसको कोई और कंट्री ब्लॉक नहीं कर सकती है। तो वहां से इनके पास में मदद आना बहुत बहुत सिंपल है। और इसके अलावा एक और चीज देखिए, इसी हफ्ते ये तीनों मिल रहे हैं। परमाणु जो बातचीत है इन तीनों के बीच में होगी कि अगर संभावित खतरा परमाणु को लेके होता है तो इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। एक और बड़ी बात है, जिस तरीके से ईरान इतने लंबे समय से लड़ रहा है वो उसके फायदे में है, क्योंकि अगर उसने 8 साल का वॉर इराक के साथ लड़ा है तो ईरान इतना केपेबल जरूर है कि वो अमेरिका को एक लंबे युद्ध में फंसा के रख सकता है। और जहां तक इलेक्शंस की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस फेस करने हैं, नेतन्याहू को फेस करने हैं। इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि वो अपने जो इंटरनल उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी कांग्रेस है और जो आम जनता है, उसको इस तरह से रखे कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अगर वो इस तरह के बयान नहीं देंगे तो शायद लगेगा कि चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, क्योंकि ईरान जो भी वॉर करता है उसकी जो डैमेज होती है, और वो जो जहां पे डैमेज कर रहा होता है उस चीज को बहुत खुल के बताता है। जबकि अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आता है, वो बहुत छुपा के रखते हैं। अब तक उन्होंने सिर्फ 17 सोल्जर्स की डेथ की पुष्टि की है, लेकिन डैमेज इससे कहीं ज्यादा है। जिस तरीके से बहरीन में हमले हुए हैं, और जिस तरह से जो गूगल का है, अमेजॉन का, इन्होंने पूरा एक डेटा सेंटर नष्ट किया है, तो ईरान उनको बहुत बुरी तरह से छका रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि डायरेक्टली चाइना और रशिया इसमें इन्वॉल्व ना हो, ताकि उनकी मुश्किलें और ना बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही कंट्रीज इसमें पीछे से जुड़ी हुई हैं। जी मीनाक्षी जी।
अब इसके बाद ईरान क्या करने वाला है मौलाना नाजिम अशरफी, क्योंकि चीन हो या फिर रशिया हो, दोनों ही बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं ईरान के, लेकिन अमेरिका सीधे सीधे ये कह रहा है कि ये मदद कोई नहीं करने वाला ईरान की। क्यों, अमेरिका के बाप की जागीर है क्या? देखिए मैं बताऊं मीनाक्षी जी, ऑलरेडी मेरे को पैनलिस्ट अभी कह रही थी, बहुत अच्छी बात करें, दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही है। आई थिंक उसका एक लॉजिक है जो बात कर रहे हैं, बात लॉजिक के ऊपर उनकी। कहीं ना कहीं रशिया और चाइना दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, और चाइना बहुत ही मतलब बहुत ही डीपली उसमें इन्वॉल्व है, बहुत ही डीपली। मैं आपको बता दूं कि ईरान को हम सब शाबाशी तो दे रहे हैं, ईरान की वाहवाही तो कर रहे हैं कि ईरान ने छका दिया, अमेरिका को हरा दिया, मुंह की खानी पड़ी, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसे अकेला ईरान नहीं कर पाता। और मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे अब बहुत कई बार से डिबेट, एक नाम है जो उसके ऊपर नहीं हो रही है, पीछे काफी हुई है उसके ऊपर डिबेट, अब मैं और आज ले लेता हूँ सामने। एक नाम है अब्बास अराक्ची। अब्बास अराक्ची, मैंने पीछे कई डिबेट पहले कहा था, वो अपने आप में खुद ही एक न्यूक्लियर है, और उनकी जो बातचीत हुई है उनकी चाइना से बहुत ही मतलब डीपली डिस्कस हो रही है, और रशिया से हो रही है लेकिन उतनी नहीं। चाइना से और रशिया से तो असल में पूरे जितने भी उनकी जितने पॉलिटिशियन हैं ईरान के, उनकी सबकी बात चल रही है, लेकिन अब्बास अराक्ची की स्पेशली जो चाइना से बात हो रही है, और चाइना ने उनको ये आश्वासन देके रखा है, उनको ये कहा है कि नहीं आप बिल्कुल लड़िए और हम आपके साथ हैं, हर सूरत से हर तरह से हम आपके साथ हैं। ये चाइना और रशिया का ही हाथ है। वो अलग बात है कि रशिया को उससे यूक्रेन से उलझा दिया हो, लेकिन इस युद्ध पे बहुत बड़ी नजरें हैं, इस युद्ध को दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। ये जंग कहीं ना कहीं सुपर पावर और एक अनसुपर पावर का जो फैसला करने वाली है। तो यहाँ अमेरिका तो हम सब अपने आप को समझता है सुपर पावर, ये समझ नहीं आता उसको सर्टिफिकेट दिया किसने, लेकिन लोग जैसे डर जाते हैं ना जो, तो उनको लोग डरा लेते हैं। वो समझता है मैंने उसके ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर अटैक किया, वहां उसको कहीं के राष्ट्रपति को उठा लिया। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे मीनाक्षी जी, आप वियतनाम में देखिए, वहां अटैक तो किया अमेरिका ने, वहां को सब कुछ मतलब उस पर अपना कब्जा भी कर लिया, लेकिन वहां जमा कौन? वियतनाम वाले ही जमे। वैसे आप अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज किया, लेकिन आया कौन वापस? तालिबान। तो ये हम कुछ तरीके से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी की किसी नाराजगी होती है। अभी जो रिजीम चेंज करने वाली ईरान में बात है, तो ईरान में किसी भी ईरानी नागरिक की सैयद आयतुल्लाह खामनी से कोई नाराजगी नहीं है, ना उनके बेटे मुस्तफा अली खामनी से कोई किसी की नाराजगी है, ना उस रिजीम को कोई चेंज चाहता है। तो ये तो उसके ढकोसले वाली बात है अमेरिका की कि मैं रिजीम चेंज करना चाहता हूं, मैं न्यूक्लियर को मतलब उस पर रोक लगा देना चाहता हूं, मैं उसे बाउंड कर देना चाहता हूं, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा। ये सिर्फ अभी मेरे को पैनलिस्ट हैं जो यूएसए से लाइव हैं, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक बड़बोला इंसान है, और ये मैं हर बार कहता हूं वो बड़बोला इंसान है। जो कर सकता होगा तो करेगा, ये क्या बात है मैं करना चाहता हूं मैं कर दूंगा, दूंगा की बात क्या है, मेरे पास कुछ है तो मैं कर दूंगा। तो वही मैं आपको बताता चलूं, ये अब देखिए एक चीज और मैं बताऊं, एक मुल्क और है छोटे भैया, उसने बड़ी रोटियां सेकने की कोशिश की है, जिसका नाम पाकिस्तान है। वो चाह रहा है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के पीछे लगा हुआ है। यहाँ एक बड़ा फंडा, अगर मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता तो मैं भी वही करता जो मैं सोच रहा हूँ, जो पाकिस्तान लगा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि सऊदी अरेबिया में यूएस की मिलिट्री है, मिलिट्री बेसिस है, एयर बेसिस है, आर्मी उनकी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तो अपनी आर्मी है नहीं। तो जितने उनके नागरिक हैं अमेरिका के, उनको डबल सैलरी पे, शायद मेरे साथ जो को-पैनलिस्ट हैं उनको ये मालूम होगा कि उनको डबल सैलरी लेता सऊदी अरेबिया से अमेरिका। तो ये काम भारत में भी बेरोजगारी है, भारत में भी लोग मजदूर हैं, और पाकिस्तान और भारत के लोग अक्सर 33 या एक मुल्क के 46% और एक मुल्क के 23% लोग वहां काम करते हैं। इंडिया के 23% और पाकिस्तान के 46% लोग वहां काम करते हैं। तो जब वो मजदूरी कर ही नहीं, तो क्यों ना उनकी आर्मी में उनको शामिल कर दिया जाए, क्यों ना अपनी आर्मी दे दे पाकिस्तान, क्यों ना भारत अपनी आर्मी दे दे। ये बहुत उल्टी सीधी बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये मैं बहुत आगे की सोच के बता रहा हूँ। ये जद्दोजहद भी चल रही है, कहीं ना कहीं उसके आगे कटोरा लिए जो घूम रहा है ना पाकिस्तान, वो सोचता है कि मेरी दोस्ती बहुत गाड़ी आ जाए, यहाँ हो जाए, और फिर मैं अपने लोगों को वहां कहीं ना कहीं चिपका दूं। तो ये सिर्फ धन दौलत की लड़ाई है, ये किसी की इंसानियत के भला करने की लड़ाई नहीं है, ना कोई न्यूक्लियर को नष्ट करने की कोई लड़ाई है। सिर्फ सोने पे नजर है, तेल पे नजर है, तेल के कुओं पे नजर है, मशीनरी पे नजर है। शुरुआत से, युद्ध की शुरुआत से ये बात कही जा रही थी। लेकिन भरत भराई जी, अब आगे अमेरिका क्या चाहता है? क्योंकि अभी एक बयान ईरान की तरफ से भी आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि बातचीत के लिए इराकी प्रधानमंत्री से हमें एक मसौदा भिजवाया गया, लेकिन हमने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अभी भी अमेरिका सोच रहा है कि वो ईरान से बातचीत कर लेगा। देखो, हर युद्ध की समाप्ति
कोई न कोई मसौदों से होती है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, सेकंड वर्ल्ड के बाद ऐसे ही हुए, भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो फिर दोनों डायरेक्टर जनरल मिले, फ़ोन से बात किया। तो ऐसे ईरान और मिडल ईस्ट के देशों को अल्टीमेटली कोई ना कोई समझौता तो करना पड़ेगा। क्योंकि आप बात कर रहे हैं ईरान की, देखो ईरान की तो बर्बादी बहुत हो चुकी है। 1970 में ईरान का अमेरिका का $1 उसके बराबर 70 रियाल उसका करेंसी था। आज ईरान की करेंसी रियाल 1,375,000, तो बिल्कुल बर्बादी हो चुकी है। ईरान भी, जैसे अमेरिका सोचता है कि हम ईरान में जाकर रेजिम बदल कर देंगे, लेकिन आप ईरान भी देखें, हमास, हिज़्बुल्लाह, हुथीस, इस्लामिक जिहाद, सबको उन्होंने पैसे दिए, आर्म्स दिए, ट्रेनिंग दी, बोला कि हम इजराइल को नष्ट कर देंगे। अब देखो परिणाम क्या आया है, हमास ख़त्म हो गया, इस्लामिक जिहाद ख़त्म हो गया, हिज़्बुल्लाह काफ़ी ख़त्म हो चुका है। और अगर हुथी उसमें शामिल हुए और इजराइल पर हमला किया तो इजराइल उसको भी ख़त्म कर देना। तो दूसरे देशों पर जाकर वहाँ डिस्टर्बेंस करना, उनको हरा देना है, उनको रेजीम चेंज करना है, वो जो मामला है, अमेरिका हो या ईरान हो या कोई भी देश हो, वो शक्य नहीं है। हाँ, वहाँ के लोग उसमें शामिल है। वेनेजुएला में क्यों हुआ? क्योंकि मदुरो ने अपना देश ख़त्म कर दिया था। तो वेनेजुएला में बहुत इजी था, क्योंकि उसके जो उपराष्ट्रपति थी उन्होंने मान लिया कि हाँ मैं राज करूँगी, और अभी वो प्रमुख हो गई। तो कोई भी बड़ा देश ऐसा सोचता है कि हम दूसरे देश में जाकर उसके सरकार को गिरा देंगे, अगर वहाँ की प्रजा नहीं चाहती तो शक्य नहीं होता है। देखो रशिया भी 4 साल से यूक्रेन में लड़ रहा है। हाँ, थोड़े प्रदेश पर उन्होंने कब्जा किया है, लेकिन आगे क्या हुआ? उसके भी काफ़ी 2,50,000 से नागरिक सैन्य में मर गए हैं। चाइना किसी के साथ अभी लड़ता नहीं है, छोटा मोटा इधर उधर करता है, लेकिन वो बोल रहा है इतने सालों से कि हम ताइवान को ले लेंगे, ताइवान को ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ तो नहीं किया है। बिल्कुल, उनकी जब छोटी छोटी बातों से ही चीजें हो जा रही हैं तो आखिरकार बड़ी लड़ाई की क्या जरूरत है? बात करने से बात बनती है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरे मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, कहीं पर भी ये समझ में नहीं आता कि बात करने के बाद भी बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। मीनाक्षी जी देखिए, दोनों जो कंट्रीज हैं इनका रुख बहुत अड़ियल है। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान कुछ चीजों में बहुत क्लियर है। हॉर्मुज पे जो उसका कब्जा है, उससे उसने पूरे विश्व को इस संकट में डाल रखा है, जो कि सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना, 2 देशों की लड़ाई थी, लेकिन ये व्यापक रूप से फैल गई है। और जिस तरह से बाब अल मंदेब को भी हुतीज ने बंद किया है, तो पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो चोक हो रही है। दूसरा, अमेरिका ने कोशिश की थी कि वो कुर्दिस्तान के थ्रू वहां पर बलवा करा सके, लेकिन देखिए जो ग्राउंड ऑपरेशन अगर ईरान में हो पाता तो वो कुर्दिस्तान के थ्रू ही हो पाता। उसको ईरान ने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, निप इन द बड, वो कर दिया था। तो अमेरिका ग्राउंड इन्वेशन वहां पे कर नहीं पाएगा, और जब तक ग्राउंड इन्वेशन नहीं होगा, ईरान से हथियार डलवाना नामुमकिन है। IRGC जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, पूरे जो 31 मोज़ैक सिस्टम में इनके फैलाए हुए सिस्टम्स हैं, जिससे कि खामेनेई साहब के जाने के बाद और पूरी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद में भी इंडिपेंडेंटली जगह को होल्ड करना, ये काबिले तारीफ चीज है। 49 ईयर्स से ये देश सैंक्शंस झेल रहा है, उसके बावजूद भले ही महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ 15% लोग ऐसे थे जो खामेनेई साहब के खिलाफ बगावत कर रहे थे। रेस्ट पूरे लोग जो है वो खामेनेई साहब के साथ खड़े हुए थे। और शहादत के बाद जब से जमकरान मस्जिद पे उन्होंने लाल झंडा फहराया, तब से पूरा देश एकजुट हो गया है उस लाल झंडे के नीचे, और वो हर कीमत पे चाहते हैं कि बदला लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि उन्होंने गरम निवाला खा लिया है, ना खाया जाता है ना उगला जाता है। देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में सऊदी अरेबिया के साथ में वो समझौते कर रहे 30 साल के, लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्लियरली मना कर दिया जब दूसरे वेव्स ऑफ अटैक करना था कि हम आपको अपनी जगह नहीं देंगे। इस समय इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर रहा है। बाकी कंट्रीज भी सिवाय ब्रिटेन के, जो अभी उनके प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, उनके सिवाय कोई और आके बहुत आगे से वॉलंटियर नहीं कर रहा है कि हम आपकी मदद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैदी साहब के थ्रू उनको भेजा था एक पैगाम, सीधे वो वॉशिंगटन से तेहरान आए थे,
कि 10 दिन की सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने ठुकरा दिया, क्योंकि हर बार ईरान जब बातचीत की टेबल पे बैठा होता है उसको धोखा दिया जाता है, आप उसी टाइम बम्बार्डमेंट करते हैं। एक इतनी पाक चीज थी कि किसी के लास्ट राइट्स हो रहे, अंतिम संस्कार के समय भी ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो ह्यूमैनिटी के तौर पे की जाती हैं। आप बच्चों के स्कूल पे हमला कर रहे हैं, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले कर रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, उनकी पुल तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे आप लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप वॉर क्राइम्स पे क्राइम करे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ईरान आपके सामने झुक जाए, बहुत ही पढ़े लिखे जहीन शहीन लोग हैं जिनको वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से पेश करता है वो एक अलग चीज है। लेकिन देखिए, मैं बहुत पैरोकार नहीं हूं कि मैं ईरान की तरफदारी कर रही हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैंने ये पूरी जगह देखी हुई हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, इट इज नॉट जस्ट द वेस्टर्न नैरेटिव। ईरान अपनी जगह सही है, वो हॉर्मुज को जब तक रिहा नहीं करेगा, जब तक कि उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ये ईरान को लेकर के, हॉर्मुज को लेकर के जो बातें हो रही हैं मौलाना, उससे लगता है कि स्थिति बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि अगर आप नहीं उस जगह को खाली करेंगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, डोनाल्ड ट्रंप की ये बात क्यों सुनेंगे ईरान? क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में टोटल ही ईरान है, ईरान बसता है और उनकी अपनी जागीर है, वो उनकी जगह है, उनका किनारा है। चलिए मैं मान सकता हूँ कि और दूसरे मुल्कों का भी, ममालिक का भी इसमें उनकी साइड हो सकती है, लेकिन एक 7 समंदर पार का आदमी कैसे दादागिरी करेगा? जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, किसी के अपने घर की खुद हिफाजत करना और बात है, और किसी के घर पे जाके गाली गलौज करना, दादागिरी करना, उसको लाठी डंडा दिखाना, ये बहुत गलत बात है। वही हो रहा है। अमेरिका क्यों दादागिरी करेगा? गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट क्यों की दादागिरी सहेगा? यहाँ कुछ मजबूरियां थी, और वो मजबूरियां ये थी कि पहले सुन्नी और शिया की लड़ाई थी, तो ये मुस्लिम कंट्री जो गल्फ कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, यही लोग उसको अमेरिका को लेकर आए थे। चलो तुम हमारी चपरासीगिरी करना, जैसा गार्ड रखते हैं ना हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए, इस तरीके से उन्होंने गार्ड के तौर पर इस अमेरिका को रखा हुआ था। धीरे धीरे ये अजगर बनता चला गया और कई कंट्रियों को निकलने की बहुत अलग है। अगर ईरान वहां पर नहीं रुकेगा तो कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका वहां पर कब्जा कर लेगा, और अगर ईरान कब्जा नहीं छोड़ेगा तो फिर पुरानी तरीके से चीजें वापस नहीं लौटने वाली, जो कि नहीं ही होने वाली हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतनी की इजाजत देता है, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।